हाय स्टूडेंट, सभी को राम राम। मैं हूं वैभव विश्वकर्मा और लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की 10th क्लास की विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, और कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम कैसे पहचान पाते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। तो इन सब बातों को हम अभी यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि अब वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। जैसा कि हमारा चैप्टर का ही नाम है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ना। ये जो फर्स्ट स्टार है, यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। हमने परिवर्तन के बारे में पढ़ रखा है कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, है ना। तो जो जनरली रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें पदार्थ में इस प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं कि वो नए पदार्थ बन जाते हैं, है ना। उनके रंग रूप गुण पूरे टोटल पुराने वाले पदार्थ से चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। आप इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ नए पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दोस्तों, जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं। आप देखोगे कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है। एक तो जो पदार्थ चेंज हो रहा है और जो चेंज होकर बनेगा, है ना। जिससे कि बात करते हैं हम अभिकारक की, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, है ना। और यहाँ पे एरो, उसके बाद प्रोडक्ट। हम इस प्रकार से देखेंगे कि जो पदार्थ, है ना, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अर्थात वो परिवर्तित होते हैं, उसे हम अभिकारक कहते हैं, है ना। और जब अभिकारक कुछ कंडीशन के पश्चात वो परिवर्तित हो जाते हैं, नया पदार्थ के रूप में बदल जाते हैं, तो जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, आप एक एक टर्म को हम बारीकी से समझाते चल रहे हैं और आप देखिए, वीडियो के अंत तक देखिए, और कोई भी दिक्कत होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब बात है, हमने देखा क्या कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया के कितने पार्ट्स हो सकते हैं। कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। दो घटक आप बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के, एक तो अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक क्या होंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, और उत्पाद वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात किया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे कि कैसे उदाहरण की बात किया जाता है, तो पहला हम यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भोजन का पचना, है ना। भोजन आप देखते खाते हैं तो वह उसकी रंग रूप आकृति कुछ अलग तरीके की होती है, लेकिन वो जो पच जाता है तो वह फिर पहले वाले चीज़ से पूरी तरह से परिवर्तित मिलता है ना। दूसरा बात करते हैं हम श्वसन की, है। श्वसन क्या है श्वसन, जो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, अभिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। तो श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। सबसे कॉमन एग्जांपल आप देखेंगे थर्ड नंबर, हाँ, थर्ड नंबर देखते हैं। एक क्या है, जंग लगना, है ना। जंग लगना क्या है, लोहे में जंग लगना। जब किसी भी धातु की वस्तु जो होती है, लोहे की वस्तु, है ना, Fe,
लोहे की वस्तु को जब आप खुली हवा में छोड़ देते हैं तो नमी से और आर्द्रता वगैरह जिस सब से अभिक्रिया करके आप पाओगे कि उसके ऊपर एक परत जम जाती है, भूरे रंग की परत जम जाती है सामान्यतः लोहे पे, तो उसे कहते हैं जंग। तो यह प्रक्रिया क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे में से जंग लग जाने की प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि जंग से आप पुनः लोहा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, है ना। आगे देखते हैं मैग्नीशियम फीते का जलना। मैग्नीशियम एक धातु है और जब इसके फीते को आप जलाते हैं तो एक विशेष प्रकार के लौह के साथ जलता है, तो इसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और लास्ट देखते हैं एक क्या है, दही से दही का बनना, है ना। दही का बनना, दूध में अगर आप कुछ हद तक कुछ खट्टे पदार्थ को मिला देते हैं या दही को ही मिला देते हैं। सामान्यतः हम घरों में देखते हैं कि दूध से जब दही बनानी होती है तो दूध को उबाल कर उसमें हम लोग मिला देते हैं थोड़ा सा दही का मात्रा, है ना। तो इसके बाद आप पाओगे कि यह दही में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि पूरा उसकी अवस्था वगैरह टोटल परिवर्तित हो जाती है, रंग, कलर, टेस्ट, है ना। तो इससे पता लगता है कि यह सब रासायनिक अभिक्रिया है। बात समझ में आ रही है सभी को? कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में हमसे मिलिए, है ना। अब बात किया जाए रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, मतलब बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, बट हमें पता कैसे लगे कि वो जो परिवर्तन हो रहा है वह रासायनिक परिवर्तन है ना, केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है ना। तो हम इसे देखकर पता लगा सकते हैं। कुछ हमारे पास ट्रिक है जिसकी वजह से देखकर आप पता लगा सकते हैं कि यह रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। लाइक अगर कोई भी पदार्थ है इस प्रकार से वह परिवर्तित हो रहा है कि उसकी अवस्थाएं परिवर्तित हो जा रही है ना। और साथ में रंग परिवर्तित हो रही हैं, उसके तापमान में परिवर्तन हो रहा है और गैसेस बन रही हैं, है ना। तो इस प्रकार के चेंजेस अगर किसी भी अभिक्रिया में आपको देखने को मिलता है तो वह होता है रासायनिक अभिक्रिया, है ना। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात किया जाता है रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। जब रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, है ना, वो तो फिजिकली होती हैं, बट उन्हें हम पेपर पे पेपर के जरिए कैसे दिखा सकते हैं, इसको प्रदर्शित करने के तरीके की बात किया जाता है। तो हम प्रदर्शित करने के लिए आप दो प्रकार के चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। पहला तो शब्द समीकरण से लिखा सकते हैं और इसी का फिर हम समीकरण, जनरली समीकरण को बोलते हैं, समीकरण के रूप से भी दिखा सकते हैं, है ना। शब्द समीकरण क्या होता है कि जो जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम शब्द के रूप में लिख देते हैं और जो बनते हैं उनको भी शब्द के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिया गया है कि जब कभी भी आप जिंक को, है ना, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अभिकारक में दो पदार्थ हैं, जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं तो आपको ध्यान देना है कि इन दोनों अभिकारक के बीच प्लस का चिन्ह देना है ना। अभिकारक के पश्चात आपको एक एरो का चिन्ह देना है, तीर का चिन्ह देना है, ठीक है, जिसके पुच्छ तरफ आपको अभिकारक को लिखना है और उसके सिर के तरफ उत्पाद को लिखेंगे। तो इन अभिक्रिया के पश्चात यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन जाता है और उसके पश्चात बनता है हाइड्रोजन गैस, है ना। सिंबल के रूप में लिखना चाहेंगे आप तो इसको लिख सकते हैं Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और यहाँ पे बनेगा क्या, जिंक सल्फेट, है ना, और फिर हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार की अभिक्रिया यह होती है। तो ऊपर आपने देखा शब्द समीकरण को, यह शब्द समीकरण और यह है समीकरण। एक सेकेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक समीकरण को देखा। देखिए ये जो समीकरण लिखा गया है यह है शब्द समीकरण। हम ये जो देखिए यहाँ पे शब्द समीकरण को लिखा गया है और इसी को यहाँ पे रासायनिक समीकरण बोलते हैं, जिसे हम सूत्रों और संकेतों के जरिए दर्शाते हैं। जब कभी भी कोई भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को और बनने वाले पदार्थ को उनके संकेत के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं तो हम
इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण होता क्या है, एक सेकेंड, ये देखिए ये है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद में रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के रूप में लिखे जाते हैं। मतलब इस लिखने की प्रक्रिया में हम टोटल चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उसकी भौतिक स्वरूप क्या है ना, सभी को ध्यान से लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के चिन्ह के ऊपर लिखते हैं। जो भी तीर के चिन्ह देते हैं हम उसके ऊपर लिखते हैं, जो भी कंडीशन अप्लाई करते हैं अभिक्रिया के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि रासायनिक अभिक्रिया को एक संतुलित करना पड़ता है ना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना एक बहुत आवश्यक बात है, क्योंकि बिना संतुलित किए रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण नहीं माना जाएगा आपका, है ना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। इन द सेंस आप जानते होंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हमें पता है कि कोई भी पदार्थ का ना ही निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है ना। पदार्थें क्या होती हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है कि जितने अभिकारक भाग लिए हैं उतने ही मात्रा में उत्पाद भी निर्माण होंगे, है ना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का तात्पर्य है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद की तरफ जो भी परमाणुएं होती हैं उनकी परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, है ना। परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो जाती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम देखेंगे चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर पाते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हैं। क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब अनुमान लगाते हैं कि किस प्रकार की संख्या से गुणा किया जाए, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आप किसी भी रासायनिक समीकरण को जो लिखते हैं तो आप उन्हें बॉक्स के रूप में, यहाँ पे देखिए बॉक्स बनाया गया है ना, इस बॉक्स के रूप में हम सभी जो भाग लेने वाले अणु हैं उनको बॉक्स के रूप में घेरा लगा देंगे, है ना। घेरा लगाने का मुख्य रीजन ये है, मुख्य कारण ये है कि हम इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, इसके वजह से हम घेरा को लगाते हैं, है ना। फिर उसके पश्चात प्रत्येक परमाणु तत्वों की संख्या को आप लिखेंगे कि अभिकारक के तरफ कितने हैं और उत्पाद की तरफ कितने बनते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें आप देखोगे कि अभिक्रिया कराया जा रहा है लोहे का अभिक्रिया जल के साथ, है ना। तो जल के साथ लोहे का अभिक्रिया कराने के बाद फेरिक ऑक्साइड बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है ना। तो इस अभिक्रिया में देखिए अभिकारक और उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी है इसको लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि लोहे की मात्रा कितनी है, लोहे की मात्रा अभिकारक की तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बाएं बगल 1 है। और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी, हाइड्रोजन 2 है और साथ में ऑक्सीजन 1 है। इस प्रकार से और उत्पाद की तरफ देखते हैं तो उत्पाद की तरफ आप देख पाएंगे कि क्या है, अणुओं की संख्या कितनी है, ओहो, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है ना। तो ये ऊपर वाले रिएक्शन के लिए वो लिखा गया है ना। तो थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, चलिए हम इसको सुधार देते हैं, मिस्टेक को सुधार देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
कि Fe2O3 नहीं बनकर यहाँ पे जो बनेगा आपका Fe3O4 बनने वाला है ना, ये उत्पाद बनने वाला है। तो इसके रिस्पेक्ट में आपके टेबल को यहाँ पे देखिए दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसका पीडीएफ हम आपको लिंक कर देंगे। आप हमें कमेंट करके एक बार बोल दीजिएगा कि पीडीएफ चाहिए। सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु वाले अभिकारक को पहले हम क्या करते हैं, साइड में छोटे से छोटे गुणांक के द्वारा गुणा करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या आप देख रहे हैं कि आयरन ऑक्साइड में है, आयरन ऑक्साइड इसमें है ना, इसमें है। तो इसमें हम एक छोटे से छोटे संख्या से गुना करेंगे ताकि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर हो जाए। आप देख पा रहे हैं इधर हमने 3 से किया, यहाँ पे 3 से किया गया है, अब यहाँ पे 4 से, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और इस रेस्पेक्ट यहाँ पे 4 से किया गया है। इस प्रकार से आपको एक संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाता है ना। अब रासायनिक समीकरण लिखने के बाद एक बात के ध्यान दिया जाता है कि अवस्थाओं को लिखना, क्योंकि रासायनिक समीकरण लिखने का मतलब है कि आपको पूरी अभिक्रिया के बारे में पूर्ण जानकारी दे देना है ना। पूर्ण जानकारी, रासायनिक समीकरण को देखकर अभिक्रिया के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पे अवस्थाओं को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई भी अभिकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में है तो उसके बगल में छोटा सा एस लिखते हैं। द्रव के लिए एल लिखा जाता है, एल लिखा गया है ना, एल है यह। और गैस के लिए जी। जलीय विलयन, अगर उसमें कोई लवण है जिसमें जल मिला हुआ है तो आप इसके लिए एक्यू एक्वस लिख सकते हैं, है ना। तो जो समीकरण दिया गया था उसका एकदम संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए आपको प्राप्त हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें अगर आप कोई भी ताप या दाब उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो तीर के चिन्ह के ऊपर लिख देते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं और उन्हें संतुलित कैसे करते हैं, है ना। एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो है जिसमें रासायनिक समीकरण को बहुत ही आसान तरीके से संतुलित करने की तरीका को बताया गया है। तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, है ना। इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।